हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली लास्ट वीडियो में हमने जाना था भारत पे सबसे पहला तुर्की आक्रमण वह किसके द्वारा किया जाता है, वह मोहम्मद गजनबी के द्वारा किया जाएगा। मोहम्मद गजनबी भारत पर कुल 17 बार यानी 17 टाइम अटैक करता है। जो मोहम्मद गजनबी है उसका जो फर्स्ट अटैक होता है वह 1000 में ईस्वी में जयपाल के ऊपर किया जाता है। और मोहम्मद गजनबी का सबसे फेमस अटैक जो किया जाए गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जिसमें वह सोमनाथ मंदिर को लूटता हुआ नॉर्थ इंडिया में जाता है। वहीं राजस्थान के जाटों के द्वारा उसको लूट लिया जाएगा, उसके साथ लूटपाट की जाती है। इसी बात का बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनबी अपना अंतिम आक्रमण जो 17वां यानी अपना अंतिम और 17वां आक्रमण करता है गुजरात के जाटों के ऊपर और उनको पराजित कर वापस गजनी लौट जाता है। और यहीं 1130 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारत पे सेकंड आक्रमण, मतलब जो भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमणकारी होता है वह कौन होगा। तो दूसरा तुर्क आक्रमणकारी भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमणकारी होता है मोहम्मद गोरी। पहला होगा मोहम्मद गजनबी और दूसरा है मोहम्मद गोरी। जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का जो टाइम पीरियड है वह होगा 1175 यानी 1175 से लेकर 1206 यानी 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड होगा। जो मोहम्मद गोरी है यह एक सस्बानी तुर्क होता है। यह एक सस्बानी तुर्क होगा और मोहम्मद गोरी भी वहीं से आएगा जहां से मोहम्मद गजनबी आता है। तो अफगानिस्तान में ही एक स्थान था गजनी, और गजनी में ही एक वंश चला करता था जिस वंश को बोला जाता था गौर वंश, और इसी गौर वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। अफगानिस्तान में एक स्थान था गजनी में ही एक गौर वंश, और गौर वंश का शासक जिसको बोला जाता था मोहम्मद गोरी। लेकिन जो मोहम्मद गजनबी है वह भारत पर आक्रमण करने के उसके कारण होते हैं भारत में लूटपाट करना और दूसरा होता है मूर्ति पूजा का खंडन करना। लेकिन मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने का जो कारण होता है वह मोहम्मद गजनबी से अलग होते हैं। इसके जो भारत पर आक्रमण करने के जो कारण है उसमें जो सबसे पहला कारण है वह होता है भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति। यह भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति से रुख करता है। और इसका दूसरा कारण होता है मुस्लिम शासन की स्थापना। मोहम्मद गोरी के जो भारत में आक्रमण करने के कारण होते हैं वह है सबसे पहला भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति, और दूसरा मुस्लिम शासन की स्थापना। तो मोहम्मद गोरी का फर्स्ट अटैक ही 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमादी मुस्लिम्स पे किया जाता है। करमादी मुस्लिम्स जो मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो कि 1175 में मुल्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है जो किया जाता है करमादी मुसलमानों पर। जो करमादी मुसलमान है वह एक सिया कम्युनिटी है, उसकी ये एक ब्रांच है जो उसको बोला जाता है करमादी मुस्लिम। जो करमादी मुस्लिम है यह सिया मुस्लिम है, लेकिन जो मोहम्मद गोरी है वह कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। तो यह सबसे पहला अपना आक्रमण ही किस पे करता है, करमादी मुस्लिम्स पे। और इसका जो अगला आक्रमण ही इसका
दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनबी ने अपना आक्रमण किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। तो यह अपना दूसरा ही आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर करता है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर। जो इस टाइम गुजरात का जो शासक था वो था भीम सेकंड। भीम सेकंड को ही बोला जाता है मूलराज सेकंड। जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है तो पीछे से जो भीम सेकंड आक्रमण कर देता है। जो भीम सेकंड है यह भी चालुक्य, जो कि भीम फर्स्ट, जब मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है तो उस टाइम गुजरात का शासक होता है भीम फर्स्ट, लेकिन जब मोहम्मद गौरी शासन करता है उस टाइम यहाँ का शासक हो जाता है भीम सेकंड यानी मूलराज सेकंड। जब मोहम्मद गौरी गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए जाता है तो पीछे से क्रॉस आक्रमण कर देता है भीम सेकंड। जो भीम सेकंड की जो सेना होती वह उस सेना का मोहम्मद गौरी की सेना सामना नहीं कर सकती। तो मोहम्मद गौरी भाग जाता है राजस्थान की ओर, और राजस्थान के माउंटेन आबू में ही जो भीम सेकंड है वह मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है और पराजित करके उसको बंदी बना लिया जाता है। जब मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया जाएगा तो इतिहासकार कहते हैं कि भीम सेकंड की जो माँ थी उसके कहने पर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया जाता है। भीम सेकंड अपनी माँ के कहने पर मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है और मोहम्मद गौरी भाग जाता है नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो 1179 यानी 1179 ईस्वी में कश्मीर, सिंध और कश्मीर पर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गौरी। सिंध और कश्मीर पर आक्रमण करता है, आक्रमण कौन करेगा? मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी सिंध और कश्मीर पर आक्रमण करता है तो इसी टाइम नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में एक डायनेस्टी चला करती थी जिसको बोला जाता था चौहान वंश। चौहान वंश का राजा था चौहान वंश। इसी चौहान वंश, तो चौहान वंश है, इसका जो राजा था वह उसका शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को ही बोला जाएगा पृथ्वीराज थर्ड। जो पृथ्वीराज थर्ड है इसी को एक टाइटल यानी इसकी एक उपाधि थी उस उपाधि को बोला जाता है राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का वंश था चौहान वंश, और चौहान वंश की राजधानी, इसकी जो कैपिटल थी वह थी अजमेर। पृथ्वीराज चौहान जिसका टाइटल था राय पिथौरा, और इसी की जो राजधानी थी वह थी अजमेर में। पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र और एक दरबारी, इसका दरबारी कवि जो लेखक था, कवि नहीं बोलेंगे लेखक, जिसका नाम था चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज चौहान का मित्र जिसका नाम था चंद्र बरदाई, और इसी की एक बुक है जिसका इसके द्वारा एक बुक लिखी गई जिस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है वह बुक किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र बरदाई के द्वारा। तो 1151 ईस्वी यानी 1191 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा जाएगा मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में।
पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जो तराइन का फर्स्ट युद्ध है, इसमें मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, पराजित। मोहम्मद गोरी की पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से माफी मांग लेता है और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया जाता है और मोहम्मद गोरी भाग जाता है, लौट जाता है गजनी। हमने इतना पढ़ा। चौहान वंश का जो शासक था उसको था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज दरबारी लेखक जिसका नाम था चंद्रवरदाई के द्वारा एक बुक लिखी गई, जिस बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के और पृथ्वीराज मतलब जो इनका फर्स्ट युद्ध था, जो पानीपत तराइन का फर्स्ट युद्ध था, तराइन का फर्स्ट युद्ध जो लड़ा गया था 1191 यानी 1191 ईस्वी में। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार यह तराइन का युद्ध था, यह प्रथम बार नहीं बल्कि ये 17वां युद्ध था। अन्य इतिहासकारों के अनुसार तो यह फर्स्ट युद्ध था, लेकिन चंद्रबरदाई अपनी बुक पे लिखता है कि यह पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का 17वां युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गोरी हमेशा पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता, लास्ट में हारने के बाद मोहम्मद गोरी से माफी मांग लेता और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया जाता। जब यह तराइन का युद्ध लड़ा गया, इसमें जो मोहम्मद गोरी हारकर गजनी लौट जाता है और गजनी में अपने हार का प्रतिशोध लेने के लिए तैयारियां करता है। तो यहीं पृथ्वीराज चौहान का ध्यान मोहम्मद गोरी से हट जाता है और मोहम्मद गोरी से हटने के बाद इसी उत्तर भारत में एक दूसरा वंश चला करता था, जिसको बोला जाता था गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश उत्तर प्रदेश में गहड़वाल वंश जिसका एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था जयचंद्र। इसी जयचंद्र के एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। जो संयोगिता है और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, लेकिन जो संयोगिता के पिता है जयचंद्र, यह पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसको अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। एक बार जब जयचंद्र ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया, उस स्वयंवर में सारे भारत के सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। जब यह बात पता लगी पृथ्वीराज चौहान को, तो वह नाराज हो गया। अब उस बात पृथ्वीराज चौहान नाराज हुआ तो वह संयोगिता को भरे स्वयंवर में से उठाकर ले आया और उससे अगवा करके क्या कर ली, शादी कर ली। जब संयोगिता से शादी कर ली गई तो इसी टाइम यानी 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध जो होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। लेकिन इस बार जो पराजय होती है वह होती है पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का सेकंड युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का सेकंड युद्ध लड़ा गया, जिसमें हार हो जाती है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध में हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की और पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गोरी उसकी क्या कर देता है, हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके दोस्त चंद्रवरदाई अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि मोहम्मद गोरी उसकी हत्या नहीं करता, पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं करता, बल्कि उसको अपने साथ ले जाता है, गजनी ले जाता है। इस टाइम इसको अंधा करवा दिया जाएगा, लेकिन इसकी हत्या नहीं की जाएगी और उसको पृथ्वीराज गोरी ले जाता है अपने साथ गजनी में ले जाने के बाद उसको दरबार में पृथ्वीराज
जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई सुल्तान को बोलता है कि हमारे जो राजा है इनको शब्द भेदी बाण चलाना आता है, ये बिना देखे भी शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। तो इस चंद्रबरदाई है वह सुल्तान से शर्त लगाता है और इसी शर्त में वह चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के पास जाके खड़ा होता है और बोलता है 4 बास 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण तापे उत्तर सुल्तान ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान। मतलब हे सुल्तान, तुम्हारे 24 फीट ऊंचे सिंहासन पर कौन है? सुल्तान है। तुम अपने 4 उंगलियों और बाण के द्वारा उस सुल्तान की क्या कर दो, अपना निशाना लगाओ उस सुल्तान के ऊपर। तो जब ऐसा कहने चंद्रबरदाई जब पृथ्वीराज चौहान को ऐसा बोलता है, तो जब ऐसा बोलने पर सुल्तान उसको आदेश देता है कि आप आदेश दीजिए। जब मोहम्मद गौरी के द्वारा आदेश दिया जाता है तो पृथ्वीराज चौहान क्या कर लेता है, वो शब्दभेदी बाण चलाने के लिए सिर्फ सुनना पड़ता है, जिस उस आवाज के द्वारा ही पृथ्वीराज चौहान अपना बाण छोड़ता है और वह सीधा सुल्तान की कहाँ पर लगता है, जाके चेस्ट पे यानी उसकी छाती पे जाके लगता है और वह उसको घायल कर देता है। इसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान मतलब चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान अपना बदला पूरा कर लेता है। इस युद्ध में हार हुई तो वह वहां पे जाके क्या करता है, सुल्तान को अपना मतलब क्या निशाना लगा लेता है। तो इसके द्वारा उनका बदला पूरा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है और अन्य जो इतिहासकार है वह भी इसको मिथ्या ही बोलते हैं। मतलब यह एक काल्पनिक कहानी है। वह सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, उसका मित्र था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में अच्छी बातें लिखी है। इसमें इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की इसी टाइम युद्ध भूमि में ही क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और 1192 में ही स्थापना होती है मुस्लिम शासन की। तो भारत पर स्थापना होगी मुस्लिम शासन की, भारत पे स्थापना होती है मुस्लिम शासन की। मुस्लिम शासन की जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी की जो तराइन का सेकंड युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का ही ससुर इसका साथ देता है, यानी जयचंद्र अपना बदला पूरा करने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ देता है और मोहम्मद गौरी का साथ देकर पृथ्वीराज चौहान की क्या करा देता है, हत्या करा देता है। अगले ही साल मोहम्मद गौरी के द्वारा 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है। यह कैपिटल बना लेता है अपनी दिल्ली को राजधानी बना लिया जाता है। अगले ही साल 1194 ईस्वी में यह अपना अगला आक्रमण करता है और अपना अगला आक्रमण किस पे करेगा, अपना अगला आक्रमण ही किस पे करता है, जयचंद्र पे। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र पर आक्रमण किया और इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बोला जाता है चंदावर का युद्ध। तो लड़ा जाएगा मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद्र और इस युद्ध में जयचंद्र की पराजय होती है और जयचंद्र की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा जयचंद्र की हत्या कर दी जाती है। जब मोहम्मद गौरी जब भारत में आते हैं, जब यह दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाते हैं, तो इसी साल यानी 1193 ईस्वी में एक सूफी होता है, जो सूफी संत होंगे वह उनका एक आगमन होता है। तो इसी साल 1193 ईस्वी में एक सूफी संत जिनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन
दीन चिश्ती का भारत में क्या होता है, आगमन होता है। जब यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आगमन होता है तो यह अपनी कॉटेज यानी अपनी कुटिया कहाँ बनाते हैं, अजमेर में। जब यह अपनी कुटिया अजमेर में बनाते हैं तो अजमेर में एक सूफी मत की स्थापना, अजमेर में अपनी कुटिया बना के यहीं पर सूफी मत की स्थापना करते हैं तथा अजमेर में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इनकी कब्र को ही बोला जाता है अजमेर शरीफ। इनकी कब्र को क्या बोला जाएगा, दरगाह अजमेर दरगाह अजमेर शरीफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपनी दरगाह, वो अजमेर में अपनी कुटिया बनाते हैं, यही सूफी मत की स्थापना करते हैं और इनकी जो मृत्यु होती है वह भी कहाँ होती है, अजमेर में होती है। और यही जब इनकी मृत्यु होगी तो इनकी जो दरगाह होगी उसको ही बोला जाएगा दरगाह अजमेर शरीफ। मोहम्मद गोरी जयचंद्र पे क्या कर देता है, हमला कर, जयचंद्र पर आक्रमण करता है और इनके बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको बोला जाएगा चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में क्या मोहम्मद गोरी किसकी हत्या कर देता है, जयचंद्र की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। जो मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जब जयचंद्र की हत्या करता है तो इसका ही एक दामाद जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके दामाद का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका दामाद भी था और इसका स्लेव यानी इसका सेवक, इसका गुलाम भी था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कौन अदा करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक जब चंदावर के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इससे मोहम्मद गोरी खुश हो जाता है। जब मोहम्मद गोरी खुश होता है तो उसे अपना क्या बना लेता है, सेनापति बना लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी अपना सेनापति बना लेता है। जब मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन को अपना सेनापति बना लिया जाता है और इसी कुतुबुद्दीन को भारत आगे जाके मोहम्मद गोरी भारत का साम्राज्य इस कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के 4 महत्वपूर्ण गुलाम हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के 4 महत्वपूर्ण गुलाम थे जिसमें जो फर्स्ट गुलाम था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका जो सेकंड गुलाम था, जो इसका सेकंड गुलाम होगा वह होगा यल्दोज। सेकंड गुलाम का नाम है यल्दोज। थर्ड गुलाम का नाम है कुबाचा और फोर्थ गुलाम का नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। इसमें पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम यल्दोज, तीसरे का नाम कुबाचा और इसका आखिरी गुलाम था बख्तियार खिलजी। जो ये बख्तियार खिलजी है इसी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। नालंदा में जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के दस्तावेज रखे हुए थे, उनको बख्तियार खिलजी के ही द्वारा जलाया गया था। जो इसमें जो भारत का साम्राज्य है वह गजनी, मोहम्मद गोरी गजनी लौट जाता है।
लेकिन जो भारत का साम्राज्य वह किसको छोड़ के जाता है? वह भारत का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाएगा, जो अपना आगे का कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का क्या छोड़ देता है? साम्राज्य सौंप कर लौट जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भारत का साम्राज्य छोड़ के जाएगा तो इसके कंधों पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार का भार भी रख के जाता है कि आप अब भारत के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में सबसे पहली मस्जिद बनाई जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ पे बनवाएगा? अजमेर में, जिस मस्जिद को बोला जाता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसके द्वारा ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की जाती है, जो कि कहाँ बनाई जाती है? दिल्ली में बनाई जाती है। इसकी जो दूसरी मस्जिद है वह अजमेर में बनाई जाएगी। इसकी दूसरी मस्जिद कहाँ बनाई जाएगी? अजमेर में, जिसको बोला जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कहाँ पर बनाई जाती है? अजमेर में बनाई जाती है। इसको बोला जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। तथा इसी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा 1199 ईस्वी में एक और दिल्ली में किसका निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है? कुतुब मीनार का। कुतुब ईस्वी में ही कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाता है। और 1229 यानी 29 ईस्वी में किसके द्वारा पूर्ण किया जाता है? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी जाएगी? 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसका 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा क्या होगा? पुनः मतलब इसका निर्माण क्या होगा? कंप्लीट कराया जाएगा। जो इल्तुतमिश है वह कुतुबुद्दीन का क्या होता है? दामाद होता है। और कुतुबुद्दीन के दामाद के साथ ये इसका एक सेवक भी होता है। जब गोरी वापस गजनी लौट जाता है तो जो जाट है, कौन से जाट? खोखरों के जाटों के द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है और मोहम्मद गोरी इस आक्रमण में पूरी तरीके से घायल हो जाता है। जो मोहम्मद गोरी है इस आक्रमण जब घायल होता है तो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इसको सुरक्षित निकाल कर कहाँ ले जाता है? गजनी ले जाता है। और जब यह कुतुबुद्दीन जब मोहम्मद गोरी को गजनी वापस ले जाता है तो 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो गजनी 3 भागों में टूट जाता है। कुतुबुद्दीन को तो क्या मिलेगा? इंडिया मिलेगा। और जो यलदौज है, यलदौज को मिलेगा गजनी। और कुबाचा को क्या मिलेगा? कांधार। ठीक है। और बख्तियार खिलजी की मृत्यु मोहम्मद गोरी के सामने ही हो जाती है। तो
मोहम्मद गोरी के मरने के बाद तीन महत्वपूर्ण उसके जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य के तीन दावेदार होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दावेदार होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा होता है यल्दौज और तीसरा होता है कुबाचा, और चौथे की तो मृत्यु हो जाती है। तो इन तीनों के बीच में मोहम्मद गोरी का साम्राज्य होता है जो डिवाइड किया जाता है, जिसमें भारत का साम्राज्य किसको मिलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में क्या करेगा? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो आज की वीडियो में हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गोरी का भारत पे पहला आक्रमण, उसके बाद उसके दो फेमस आक्रमण, जिसमें 1191 में जिसको बोला जाता है तराइन का फर्स्ट युद्ध, जिसको भारत में इतिहासकार सबसे महत्वपूर्ण युद्ध भी माने जाते हैं। इसी के द्वारा भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। इसके बाद ही हिंदू शासन खत्म होता है और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।